ओके हाँ, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट कीज इज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ओके। क्या लिखा, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट कीज डिफेक्ट, शॉर्ट कीज डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किन के अंदर दिख सकता है, किन के अंदर दिख सकता है, ओके। हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा उनके अंदर आपको शॉर्ट कीज डिफेक्ट दिखने वाला, जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने वाला, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन। ये आपको नहीं समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और है फिर वापस। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो ध्यान से सुनो। पहली बात है हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिसमें आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही शॉर्ट कीज डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ऐसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, एक वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, ठीक है, कि वो कितने स्फीयर्स एक से अटैच है, दैट इज आल्सो नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन, हालांकि इसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते, इसको रेडियस रेशियो बोलते हैं, रेडियस रेशियो। बट ये रेडियस रेशियो है ना, ये डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक काम करते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखते हैं। फॉर्मूला किसका है, आर आर, रेडियस रेशियो का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, रेडियस रेशियो, नॉर्मली लॉजिकल है, रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, है ना, इसीलिए इसका नाम रेडियस रेशियो। अब आप सोचो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बोला है कि कटायन साइज में छोटा होता है, एनायन साइज में बड़ा होता है, तो ये जो रेशियो है ना, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, इनफैक्ट 1 होता भी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि एनायन जो है वो साइज में बड़ा है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल जो रेशियो है वो कम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटायन साइज में बड़ा है एज कम्पेयर टू एनायन। अगर ऐसा हुआ कि कटायन साइज में बड़ा हुआ एज कम्पेयर टू एनायन, तो रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा कभी होता ही नहीं है, इसलिए रेडियस रेशियो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले तो ये समझ में आया। कितना समझ में आया मैंने क्या बोला। यहाँ पर इसमें नहीं दिया रेडियस रेशियो, बट रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में होगा आगे पूछते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब आप लॉजिक लगाओ कि शॉर्ट कीज डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर कटायन और अनायन मिसिंग होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जितने कटायन मिस हो रहे हैं उतने एनायन मिस हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं कटायन और अनायन की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मैं वापस बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर बिल्कुल सेम होता है तो 1 हो जाएगा, और 1 होता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नियरली सेम होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.9 के बराबर होगा, 0.9 के करीब करीब होगा रेडियस रेशियो, क्योंकि दोनों ही मिस हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कटायन मिस हो रहा है, अनायन भी मिसिंग हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी साइज सेम है, तभी तो वो लोग दोनों साथ में मिस हो रहे हैं। तो अगर दोनों का साइज अगर कंपेरेबल है तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस रेशियो काफी नियरली टू 1 होगा, नियर टू 1 होगा। और एक चीज बताता हूँ, पहले सब सुनो। रेडियस रेशियो ऐसा कंसेप्ट है जो यहाँ दिया नहीं है। रेडियस रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। इसका टेबल चाहिए ना, तो आपको लास्ट ईयर की बुक में होगा, इनफैक्ट मतलब लास्ट ईयर की बुक, मेरे कहने का मतलब है जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें होगा। और अगर अच्छे से चाहिए तो जाके अभी तुरंत एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें भी मिलेगा आपको रेडियस रेशियो। उसमें आपको मिलेगा ऐसा, एक टेबल बनाया रहेगा, उसमें 4 वैल्यूज दी रहेगी, रेडियस रेडियस रेशियो का एक रेंज दिया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और उनके बाजू में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा होगा। तो वहां से अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे ना, प्लीज ये चेक करना, ठीक है। तो वहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। ठीक है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। और अब यहाँ देख सकते हो शॉर्टकीज डिफेक्ट के अंदर कि रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम है।
अगर रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उनका रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, और रेडियस रेशियो ज्यादा है तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा हो रहा होगा उनका, इसलिए लिखा है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये स्टेटमेंट के लिए आपको ये पूरा नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके एनसीईआरटी ओपन करना, वहां से रेडियस रेशियो देखना। ये टेक्स्ट बुक है ना एक्चुअली, पता नहीं किसने बनाई है, पागल तरीके से बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हटा दिया है, कुछ भी किया है। ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे कौन कौन सी टेक्स्ट बुक बनाई है? न्यूमेरिकल्स है नहीं पीछे है। और वो बायोलॉजी वाली बनाई, वो पता नहीं किसने बनाई है, किसी डॉक्टर ने बना ली, पता नहीं। इतना सारा कौन लिखता है, इतना सारा लिख के दे दिया उसके अंदर, एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड है वो तो लिख के दो, वो भी हटा दिया। तो रेडियस रेशियो प्लीज चेक करना। आई होप ये क्लियर है कि शॉर्टकीज डिफेक्ट के अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया ना? इतना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता ही है कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो भी होते हैं, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, उनके अंदर कौन सा डिफेक्ट पॉसिबल है, अंदर शॉर्टकीज डिफेक्ट पॉसिबल है। समझ में आया? प्लीज ये जाके चेक करना। ओके, अब देखो तीसरा पॉइंट वही लिखा है जो मैंने अभी जस्ट बताया, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। अभी तो बताया कि इनके बीच में साइज का डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है, हार्डली कुछ डिफरेंस है, तभी तो दोनों मिस हो रहे हैं एक साथ। तो इनके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके अंदर कटायन और अनायन के बीच में डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए तो रेडियस रेशियो ज्यादा है। दस द रेशियो, रेशियो लिखा है, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन इज नॉट फार बिलो यूनिट। नॉट फार बिलो यूनिटी मतलब वन के काफी करीब करीब है, यूनिटी मींस वन होता है, राइट? घुमा फिरा के लिखा है मैंने। तो इनका जो रेडियस रेशियो होता है वो काफी क्लोज टू यूनिटी होता है, ठीक है? नॉट फार बिलो यूनिटी, इतना घुमा के लिखने से अच्छा इतना ही लिख लेते कि इट इज वेरी क्लोज टू यूनिटी। नॉट फार बिलो यूनिटी मतलब यूनिटी से काफी दूर नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हो लोग। समझ में आ गया ना ये भी लाइन? ये पॉइंट्स क्लियर है? ये सब लिखना होगा जब आपको शॉर्टकीज डिफेक्ट का क्वेश्चन आएगा, ये सब लिखना है, और ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना स्ट्रेस दे दे के बोल रहा हूँ। बाकी इसके पहले जो वो आया था वैकेंसी इंटरस्टिशियल, वो इतना कुछ खास नहीं है, वो इतना नहीं पूछते वो लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉर्टकीज डिफेक्ट। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? मास कम हो जाएगा, है ना, डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, तो वही सब लिखा होगा। तो क्या लिखा है, एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस, however volume remains unchanged, hence the density of a substance decreases। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये तो लॉजिकल है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आयंस मिसिंग होंगे तो ऑब्वियसली मास कम होने वाला है, वॉल्यूम बीइंग अनचेंज, डेंसिटी कम होने वाला है। द नंबर ऑफ मिसिंग cations and anions is equal, the electrical neutrality of the compound is preserved। ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि since equal number of cations and anions are missing, obviously the electrical neutrality is maintained, है ना? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके एग्जांपल्स है, एज इट इज पूरा का पूरा एग्जांपल रट्टा कर लो। अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल रट्टा करना, ठीक है? जो लोग एंट्रेंस देने वाले हैं, क्योंकि वेरिएबल हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है सेम भी हो, अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके एग्जांपल है NaCl, AgBr, KCl। और एक चीज याद रखो, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर शॉर्टकीज डिफेक्ट भी पॉसिबल है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी पॉसिबल है। इसके बाद आने वाला है फ्रैंकल डिफेक्ट। इनफैक्ट यही इस बार के नीट का क्वेश्चन था ना, मैंने आपको बताया भी था पेपर, और ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, मतलब रटा रटाया हुआ है, हर एंट्रेंस एग्जाम का जो एस्पिरेंट होता है उनको सबको पता होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछना स्टूपिडिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, यही तो नीट वालों ने किया है। मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है कि किस ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिनके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकीज डिफेक्ट है। ऑलमोस्ट जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं ना, जो मैं उन स्टूडेंट की बात करो जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उनमें से 99% लोगों को पता है, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब ही नहीं बनता।
बता रहा हूँ, ये भूलना मत। AGBR एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों शॉर्टकेज डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो जो एकदम फेमस MCQs है जो बार बार रिपीट होते वो हर स्टूडेंट को पता होता है, वो पूछना तो ऑब्वियसली लॉजिकल नहीं है, इतनी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो 10 बार आया हुआ है और सब स्टूडेंट को एकदम से रट्टा हो गया, कुछ तो यूनिक पूछो। तो वही मैं सिर्फ बोल रहा था, ओके। उसके बाद देखो फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप शॉर्टकेज डिफेक्ट इज क्लियर, समझ गया पूरा शॉर्टकेज डिफेक्ट। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दो। शॉर्टकेज डिफेक्ट समझ गया तो मुझे बताओ, शॉर्टकेज डिफेक्ट इज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? शॉर्टकेज डिफेक्ट इज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? प्लीज आंसर। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, जल्दी से बताना। शॉर्टकेज डिफेक्ट इज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? ओके, आंसर्स आ गए, आगे जा रहा हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, ओके। उसके बाद बताओ मुझे कि शॉर्टकेज डिफेक्ट जो होगा ना, इन शॉर्टकेज डिफेक्ट रेडियस रेशियो इज हाई और लो? रेडियस रेशियो इज हाई और लो, या फिर मोर और लेस? इन शॉर्टकेज डिफेक्ट रेडियस रेशियो इज मोर और लेस, हाई हाई लो जान दो, मोर और लेस। तनाया आपने लिखा है लो, लो कैसे? आपको समझ में आया है ना? नहीं, मैं सॉरी की बात नहीं, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्लियर तो है ना? आपको इतना समझ में आ रहा है हाई आएगा? हाँ, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन की साइज कंपैरेबल है, तो हाई होने वाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताना ट्रू और फॉल्स, हालांकि बहुत इजी अभी पढ़ा है, बता ही लोगे। इन शॉर्टकेज डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज नॉट मेंटेन, ट्रू और फॉल्स? इससे क्या मुझे पता तो चलेगा एटलीस्ट कितने लोगों ने ध्यान दिया है, आंसर दोगे तो। 2 लोगों का आंसर आया है, ओके, 3 लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है, मोर देन इनफ, बाकी बाद में पूछूंगा, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट है ना इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट है, जैसे शॉर्टकीज वैकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट है, वैसे ही फ्रैंकल इज इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट। आप देखो यहाँ पर, आप देख सकते हो, देखो क्या हो रहा है इसमें। देखो वैकेंसी भी हो रही है एक तरह से, वैकेंसी क्रिएट हुई, कटायन ने अपनी जगह वहां से छोड़ी है और जाके कहीं और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और नहीं सकता, अनायन की साइज बड़ी होती है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। यहाँ पर भले ही इंटरस्टिशियल स्पेस इतना बड़ा दिखाया है, और इंटरस्टिशियल स्पेस इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि इंटरस्टिशियल साइड कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, कटायन नहीं करता है, ठीक है, ओके। देखते हैं क्या लिखा है। फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन, अच्छा इसको पढ़ाने से पहले ही थोड़ा बहुत आपको बता दूं, आप ही सोचो इसमें रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? और प्लीज मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, ऐसी तुक्केबाजी नहीं। क्या लगता है आपको, रेडियस रेशियो ज्यादा होना चाहिए या इसमें कम होना चाहिए? मोर और लेस? जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे अगर आप बोलोगे तो। एनीवन, कोई आइडिया? ओके, हाँ यतीश आप लेस बोल रहे हो, एक्सप्लेन करो अनम्यूट करके, बताओ कैसे, कैसे लेस होगा, अनम्यूट करके बताओ, लिखो मत, इतना कहाँ लिखने बैठोगे आप, इसलिए अनम्यूट करो और मुझे बताओ, ओके, बताओ कटन कैसे। का रेडियस जितना कम होगा अनाइन से, उतना ही वो
उस वॉइड में एंटर कर पाएगा। सही है, सही बोला ना। तो ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आप सोचो इसमें रेडियस रेशियो कम ही होना चाहिए। अगर रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कटायन और अनायन की साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगी, और अगर कंपेरेबल होगी इसका मतलब कटायन बड़ा होगा। कटायन बड़ा होगा तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करेगा? लॉजिक से बात है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इसमें इंटरस्टिशियम वाला स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करना है किसको? कटायन को। तो कटायन साइज में छोटा होना चाहिए, कटायन साइज में छोटा होना चाहिए। और अगर कटायन साइज में छोटा होगा, अनायन तो नॉर्मली बड़ा ही होता है, तो कटायन अपॉन अनायन करोगे, कटायन अपॉन अनायन करोगे, रेडियस रेशियो कम आएगा, और रेडियस रेशियो कम आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम आएगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है? शॉर्टकीज डिफेक्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, तो यहाँ एक जगह लेफ्ट करके दूसरी जगह को ऑक्यूपाई किया गया है, तो यहाँ पर मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक जगह छोड़ के उसने दूसरी जगह ऑक्यूपाई की है, कहाँ से मास कम होगा? मास कम नहीं होगा तो डेंसिटी भी कम नहीं होने वाली है, डेंसिटी भी कम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। क्लियर है मैंने क्या बोला? रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझा सबको? कैसे लेस हुआ समझ में आया? कैसे रिलेट करके पढ़ोगे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन ion of an ionic compound is missing from its regular lattice site and occupies interstitial position between lattice points as shown in the figure. The cations are usually smaller than the anions. It is therefore more common to find the cations occupying interstitial site. मैंने बोला ना, it is more common. Anion भी occupy कर सकता है, but anion तभी करेगा जब anion बहुत ज्यादा छोटा है, और वो बहुत रेयर होता है कि anion छोटा हो। मतलब कटायन अनायन के अगर बात करें तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कभी कि कटायन बड़ा है अनायन छोटा है, इम्पॉसिबल है। बट अगर इनकेस अनायन बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो वो इंटरस्टिशियल तो वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है। देखो, इट इज इजियर फॉर द स्मॉलर कटायन टू अकोमोडेट द इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद क्या लिखा है? डू यू नो Frankel defect is not found in a pure alkali metal halides because cations of alkali metals due to large size cannot occupy the index. ठीक है, ये तो फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक फैक्ट हो गया कि प्योर अल्कली मेटल हलाइड्स के अंदर, प्योर अल्कली मेटल हलाइड्स के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल होता है, उसकी साइज इतनी ज्यादा छोटी है नहीं कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। तो फैक्ट हो गया, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्मॉलर कटायन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट to an interstitial space. Okay, to an interstitial space, it therefore creates a vacancy defect at its original position and interstitial defect at its new location in the same crystal. Frankel defect can be regarded as a combination of vacancy defect and interstitial defect. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, अगर ऑप्शन में ऐसा दोनों नहीं लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल, तो प्लीज आप इंटरस्टिशियल मार्क करना। देखो, पहली प्रायोरिटी तो इसी को जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। बट अगर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है एमसीक्यू में, और अगर ऑप्शंस कुछ ऐसे है वैकेंसी, इंटरस्टिशियल एंड समथिंग सी एंड डी जो भी है, तो उसमें आप इंटरस्टिशियल को मार्क करना, इंटरस्टिशियल को मार्क करना, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिन इट्स अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकीज डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट occurs in ionic compound with a large difference. अभी तो बताया लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, कटायन बहुत छोटा होना चाहिए, अनायन बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि कटायन छोटा होगा तभी तो जाके वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। अगर कटायन बहुत छोटा होने वाला है और अनायन बहुत बड़ा होगा तो रेडियस रेशियो क्या होगा? कम, रेडियस रेशियो कम होने वाला है। वही अभी स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। Frankel defect occurs in ionic compound with a large difference between size of the cation and anion. The ions of the ionic compound must have low coordination number. Obviously, low coordination number का मतलब है low radius ratio.
क्लियर है ये कंडीशंस? कंडीशंस क्लियर है? बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है बस और कुछ नहीं। अगर रेडियस रेशियो का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने दिया ही नहीं, इन्होंने ऐसे ही इनडायरेक्टली वर्ड यूज कर लिया रेडियस रेशियो एंड ऑल, जब दिया ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा सामने वाले को। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट, as no ions are missing from the crystal lattice as a whole, the density of the solid and its chemical properties remains unchanged। कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह ऑक्यूपाई किए, कहां से कुछ होने वाला है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी रहने वाला है, क्यों? क्योंकि कोई कटायन ऐसा नहीं है कि खाली कटायन लॉस हो गया या खाली एनायन लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। The crystal as a whole remains electrical neutral because equal number of cations and anions are present। इसके एग्जांपल देखो, ZnS, AgCl, AgBr, देखो AgBr वापस आ गया, वहां पे भी था AgBr, यहाँ पर भी है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसको इजीली याद रख सकते हैं, AgCl, AgBr, AgI, इजी तो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिल्वर के साथ, तो AgCl, AgBr, AgI, इसके अलावा ZnS और CF, ठीक है, क्लियर हो गया? ये फ्रेंकल डिफेक्ट समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बहुत इजी है। ओके, ज़्यादा ही इन्होंने डिफेक्ट को प्रायोरिटी दी है, इतना सारा भर भर के दिया है। ओके, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है जो आपको याद रखना है, शॉर्ट कीज और फ्रेंकल। याद रखना, शॉर्ट कीज एंड फ्रेंकल इज अ टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब अगला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो, इम्प्योरिटी में एलॉय आने वाला है, एलॉय, हम एक एटम को निकाल के दूसरे एटम को रिप्लेस करते हैं, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन अ फॉरेन एटम, that is atom different from the host atoms, are present in the crystal lattice। वही आप देख सकते हो, ये जो नीचे डायग्राम दिया देखो, कॉपर है जो उन्होंने ऑरेंज कलर में दिखाया, और उन्होंने क्या किया, कॉपर के कुछ एटम वहां से निकाल के ब्लैक एटम से रिप्लेस किया जो कि जिंक एटम है, और कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रास होता है जो कि एक एलॉय है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ज्यादातर एलॉयज के लिए ही फेमस है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन पढ़ चुका हूं मैं, राइट? ओके, there are two kinds of impurity defect, substitutional and interstitial impurity defect। एक तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, मतलब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्लियर कट है, कॉपर एटम को हटाया और उसकी जगह पर जिंक को लगा दिया वहां पर, तो कॉपर को है जिंक से रिप्लेस कर दिया, तो ये कैसा है? सब्स्टिट्यूशनल, ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है इसके अलावा और कौन सी स्पेस अवेलेबल है, इंटरस्टिशियल अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इंटरस्टिशियल जगह है यहाँ पर खाली, वहां पर किसी एटम को ऐड करा सकते हैं। वहां हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम एडिशनली बाहर से एक्स्ट्रा एटम इंटरस्टिशियल वाली जगह पर इंटरस्टिशियल वाली जगह को ऑक्यूपाई करवा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसका डायग्राम देखो तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखो, ये बेटर, देखो अभी अभी सबके सब एटम आयरन के ही है, बट बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है उसको कार्बन ने ऑक्यूपाई किया, तो ये स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील ऐसे ही तो बनता है ना? क्लियर समझ में आ गया इतना? पहले ऊपर से समझ में आया पहले कि सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। ओके ओके, क्या लिखा देखो अभी, substitution impurity defect। In this defect, the foreign atoms are found at the lattice point, at the lattice site, in place of host atom। Obviously, host की जगह पर ही तो उसको रखा है। यहाँ पर एक्चुअली जहाँ पे ब्लैक है वहां पर एक्चुअली कॉपर होना चाहिए था, उसको हटा के ब्लैक एटम को रखा है, यानी जिंक को रखा है। तो एक्चुअली जो इम्प्योरिटी एटम जो है वो किसकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है? होस्ट के एटम की जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। The regular atoms are displaced from their lattice sites by impurity
एटम, घुमा फिरा के वही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोल्यूशंस ऑफ मेटल, अभी एग्जाम्पल दिए इन्होंने, सॉलिड सोल्यूशंस ऑफ मेटल, बेस्ट एग्जाम्पल इज एलॉय। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कितनी बार तो यही आया है, उल्टा करके आ जाते हैं। ब्रास ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक है। इन ब्रास होस्ट एटम कौन है, कॉपर, होस्ट कॉपर है, ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा कौन है, कॉपर, कॉपर एटम आर रिप्लेस बाय इम्प्योरिटी ऑफ जिंक एटम। बाकी में क्या से पढ़ने की जरूरत है, लॉजिक है, ठीक है। आई थिंक क्लियर, प्लीज याद रखना ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट, कहां से लाया, तो कभी नहीं सुना। एलियोवेलेंट क्या होता है, एक मिनट। Vacancies are created by addition of impurities of aliovalent ions, that is ions with the oxidation state different from that of host ions. Okay, पहली बार सुना है मैंने भी, और पता नहीं कभी इतने टाइम पढ़ा है मैंने, और मैंने खुद ने भी पढ़ा है, कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना है, बट ठीक है, उन्होंने डेफिनेशन तो समझाया, वो तो समझ में आ ही जाएगा। क्या होता है एलियोवेलेंट, एलियोवेलेंट ये लोग बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन और जो आने वाला है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आने वाला है उसके। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि Sr+2, आप देखो ध्यान से, सब जगह Na+Na+ है, ओरिजिनली ये NaCl था, ओरिजिनली ये NaCl है, ठीक है, Na+Cl- है, पर देखो एक जगह पर Sr+2 डाल दिया मैंने, तो Na की जगह, Na+ की जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, Sr+2, जो कि स्ट्रोंशियम है, जो कि स्ट्रोंशियम है, मतलब सोडियम को बाहर निकाला, उसकी जगह पर स्ट्रोंशियम को ऐड कर दिया। अब आप लॉजिक लगाओ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना हमें, हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, और हमें पता है कि हम बाहर किसको निकाल रहे हैं, Na+ को, तो Na+ पे तो +1 चार्ज है, और आप ऐड किसको कर रहे हो, Sr+2, ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको Sr+2 जोड़ना है तो उसके लिए कितने Na+ बाहर निकालने पड़ेंगे, बताओ कितने Na+ बाहर निकालने पड़ेंगे, एक Sr+2 को रिप्लेस करने के लिए कितने Na+ बाहर निकालने पड़ेंगे, 2, है ना, 2 निकालने पड़ेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने वाली है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, इसलिए आप देख सकते हो कि एक Na+ जो निकला बाहर, उसकी जगह Sr+2 ने ऑक्यूपाई कर ली, और दूसरा Na+ की जगह खाली है, दूसरी Na+2 की जगह खाली है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 2 Na+ बाहर निकले थे, जिसमें से एक जगह Sr+2 ने ऑक्यूपाई कर ली। तो इस तरह से जो वैकेंसी वाला डिफेक्ट है, वैकेंसी थ्रू एन एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी, तो इस तरह का ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही है, बट इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो होस्ट एटम है और जो आने वाला एटम है या फॉरेन एटम, उन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज नोन एज एलियोवेलेंट। एक मिनट, मुझे एक बार गूगल पे सर्च कर देता है, एलियोवेलेंट रियल में है या कुछ और है ये। ओके ओके, ठीक है, बट पहली बार सुना है अब तक इतने टाइम में, पहली बार ही आया बुक में, ओके। हालांकि इस तरह का डिफेक्ट आया है, ये सेम डिफेक्ट मैंने पढ़ा है, ऐसा पढ़ाया भी मैंने, बट ये वर्ड कभी नहीं आया एलियोवेलेंट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है ना, समझ में आ गया ना मैंने क्या समझाया। सिर्फ वर्ड इंट्रोड्यूस किया और कुछ नहीं है, क्लियर है ना। सिर्फ होस्ट और फॉरेन एटम के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज एलियोवेलेंट, सिंपल। तो देखो क्या लिखा है, सपोज दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 impurity, SrCl2 impurity is added to NaCl, is added to NaCl during its crystallization। जब वो क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे तो हमने क्या कर दिया, NaCl का जब क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे हमने उसके अंदर SrCl2 ऐड कर दिया, ठीक है। द एडेड Sr+2 आयन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, occupies some of the regular sites of Na+ host ions, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। In order to maintain the electrical neutrality, every Sr+2 ion removes 2 Na+ ions। मैंने भी आपको यही समझा, एक Sr+ को बिठाने के लिए आपको 2 Na+ को वहां निकालना पड़ेगा। One of the vacant lattice created by the removal of the 2 Na+ is occupied by the 1 Sr+2।
1 Sr+2, the other side of Na plus ion remains vacant, वो खाली रह जाएगी। सिंपल, ठीक है, समझा चुका हूँ यहाँ पर मेरे क्या। ओके, इसके बाद देखो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, जो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इंटरस्टिशियल जो जगह है वो ऑक्यूपाई करने वाला है ना। तो देखो in this defect the impurity atoms occupies the interstitial spaces of the lattice structure. For example, in steel, iron atom occupies normal sites, iron occupies normal lattice sites. The carbon atoms are present at an interstitial spaces. कार्बन कौन सी जगह ऑक्यूपाई करने वाला है? इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये हो गया आपका इंप्योरिटी खत्म, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट भी खत्म हो गया। तो एक्चुअली पहले दो ही हुआ करते थे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ये वैकेंसी थ्रू ए लेवल एंड इंप्योरिटी। तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा एडिशन है वो। क्लियर है इंप्योरिटी डिफेक्ट? कोई डाउट? ठीक है, एनसीईआरटी में भी काफी इलेबोरेट करके दिया है, बहुत ज्यादा दिया है उन्होंने भी, इंप्योरिटी को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींच के फिर एक्सप्लेन किया। तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यहाँ पे देखो अभी नॉन स्टोइकियोमेट्री कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहने वाली, देखो कैसे। The non-stoichiometric defect arises when the ratio of the number of atoms of one kind to that of other kind, or the ratio of number of cations to anions become different from that indicated by chemical formula. In short, देखो इतना सब कुछ लिखने के बाद in short लिखा है, the stoichiometry of the compound is changed. Stoichiometry of the compound is changed. ठीक है, in short stoichiometry नहीं मेंटेन रहने वाली है। It is important to note that the change in the stoichiometry does not cause any change in its crystal structure. Crystal structure वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहने वाली है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर समझो, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बताया ना, मैंने आपको बताया ना 7 क्रिस्टल सिस्टम है, अगर वो हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल शेप ही रहेगा, क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा, टेट्रागोनल तो टेट्रागोनल ही रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्या है, नया एडिशन, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये सब एनसीईआरटी से आई थिंक कॉपी किया है, ये पहले नहीं था गवर्नमेंट टेक्स्ट में, और ये इंपॉर्टेंट भी था, तो अच्छा है, ये अच्छा एडिशन है इनका। ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देखो क्या है मेटल डेफिशिएंसी, नाम ही मेटल डेफिशिएंसी, इसका मतलब है मेटल यहाँ से निकलने वाला बाहर। तो द दिस डिफेक्ट is possible only in the compound of metal that shows variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये कुछ इसी तरह से ये बोल सकते हो आप, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ही है। ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर हालांकि इंप्योरिटी का एग्जांपल है, बट ये भी आप मेटल डेफिशिएंसी में भी ऐड कर सकते हो। आप ध्यान से देखो, एक्चुअली ये जो Na+ और SrCl2 वाला एग्जांपल है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, एक एक Sr+2 ऐड करने के लिए कितने Na+ बाहर निकाले, 2। तो अब आप सोचो कि अगर मैं एक तो करते नहीं, हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं, तो समझो अगर मैंने 1 लाख Sr+2 डाल दिया, हालांकि उससे भी ज्यादा डाल दिया, 1 लाख Sr+2 ऐड किए, तो उसकी जगह पर कितने Na+ बाहर आने चाहिए, 2 लाख। अब 2 लाख में से 1 लाख तो ऑक्यूपाई हो गए, बट 1 लाख तो खाली हो गए, 1 लाख तो खाली हो गए, है ना, 1 लाख खाली हो गए। और आपको पता है ना सोडियम क्या है, मेटल के नॉन मेटल, सोडियम क्या है, सोडियम इज मेटल और नॉन मेटल, एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक में सब मेटल्स है, सोडियम मेटल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से इसमें मेटल की कमी हो गई। अरे आने वाला 1 लाख है बट मिसिंग 2 लाख है, मतलब उसमें से एक्चुअली 1 लाख की जगह तो ऑक्यूपाई हो गई, बट 1 लाख तो खाली हो गई, तो एक तरह से मेटल डेफिशिएंट हो गया, एक तरह से मेटल डेफिशिएंट हो गया। तो मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऐसे में होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस था ना, आने वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बट जाने वाला +1 का था। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ,
समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करो। हाँ, तो ये जो डिफेक्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक्चुअली दोनों में ऐड कर सकते हैं। ये इम्प्योरिटी भी है। क्यों इम्प्योरिटी? बिकॉज Na+ की जगह Sr+ ने ऑक्यूपाई किया, तो इम्प्योरिटी भी कहलाएगा और मेटल डेफिशिएंट भी कहलाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों में ऐड कर सकते हैं आप। समझ में? किसी को डाउट ही होना चाहिए, अरे सर ये इम्प्योरिटी में था तो यहाँ कैसा है? अरे लॉजिक है ना, इम्प्योरिटी भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Na+ की जगह Sr+ ने ऑक्यूपाई कर रखी है यार, इम्प्योरिटी भी है। साथ में मेटल की डेफिशिएंसी भी हो रही है, इसलिए मेटल डेफिशिएंट भी है। तो एनसीईआरटी में ये सेम दिया हुआ है, बट इम्प्योरिटी में नहीं दिया है, मेटल डेफिशिएंट में दिया हुआ है। समझा मैंने क्या बोला? तो अभी क्या लिखा है? हालांकि लेक्चर कभी भी बंद हो सकता है, तो आपको वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ खत्म होगा हम अगले क्लास में वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या लिखा है? पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। द डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना? इन सम, बट इसमें एक डिफरेंस है। ये वाला जो है ना, ये हम एक तरह से इम्प्योरिटी में ही लिख सकते हैं, ये इसमें नहीं लिख सकते। रीजन है, मैंने हालांकि पहले बोला था कि लिख सकते हैं, बट एक तरह से रॉन्ग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये इम्प्योरिटी में ज्यादा बेटर सूट होता है। क्यों? क्योंकि Na+ है और उसकी जगह पर हम Sr+ को ऐड कर रहे हैं, ये इम्प्योरिटी है। मेटल डेफिशिएंसी में क्या लिखना होगा आपको? समझो कि जो अंदर एटम है ना, वो Fe+2 था। Fe+2, याद है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिनली एटम था, जो आयरन था उसके अंदर, वो आयरन Fe+2 स्टेट में था। मैंने क्या किया, उसमें से आयरन को बाहर निकाला और उसकी जगह पर Fe+3 को ऐड कर दिया। Fe+3 को ऐड कर दिया, मतलब मेटल सेम होना चाहिए, बस उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसा मेटल जिनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे, जैसे आयरन, आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। कॉपर +1 में भी होता है, +2 में भी होता है। निकल, निकल भी दोनों में पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मेटल नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मेटल चेंज हो जाता है तो फिर वो इम्प्योरिटी ज्यादा बेटर है। समझा? ठीक है, ओके। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पर, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो यहाँ पर, आई होप लेक्चर खत्म होने के पहले इतना समझ जाए। देखो ये पूरा क्रिस्टल देखो, इसमें Na+2 कटायन है, ऑक्सीजन एनायन है। देखो ऑक्सीजन बड़ा है, एनायन बड़ा होता है कटायन से, नॉर्मली यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो एक्चुअली ये क्रिस्टल लैटिस जो है, ये कैसा है? NiO वाला क्रिस्टल है। कौन सा है? NiO। कैसे Ni? क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो NiO वाला क्रिस्टल है, यहाँ पर पूरा वही है, यहाँ पर भी वही है। और अभी देखो इन्होंने क्या किया है, कुछ जगह पर Na+3 को ऐड कर दिया, Na+3 को ऐड कर दिया। अब आप सोचो कि अगर, दिमाग लगाओ थोड़ा, मैथमेटिक्स है, हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। मैंने इसके अंदर 2 Na+2 ऐड कर दिया, 2 Na+3 ऐड कर दिया, तो चार्ज कितना हो गया? +6, +6 चार्ज हो गया। अब आप सोचो +6 चार्ज है तो मतलब कितने Na+2 बाहर निकालू? सिंपल मैथ्स। अगर ध्यान से सुना है, वापस सुनो, नहीं नहीं वापस सुनो, आयुष आपका आंसर सही है। वापस मैं क्या बोल रहा हूँ, Na+2 है, मैंने Na+2 ओरिजिनली है, मैंने उसके अंदर 2 Na+3 डाल दिए,